Welcome to this channel. Yes, today is going to be day 12 and day 13. इस दोनों को मैं एक साथ अपलोड करूँगी और मेरा हम लोग का जो 17 दिन का मैराथन था वो बस ख़त्म होने वाला ही है। बस कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए एंड आई होप दैट यू गाइज ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल. So today we are going to cover the cultural and the symbolic transformation. ये डे 12 का जो है वो रिविजन होने वाला है. चलिए देख लेते हैं. मैं हूँ आपकी टीचर प्रियंका दास. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान की रिसर्च स्कॉलर हूँ. मैंने ग्रेजुएशन किया है मालदा वुमेंस कॉलेज से. पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गौड़बोंगो से. उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया है, WBSET क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. देखिए पहले मैंने कोशिश किया है, यहाँ पर आपको देख रहा है ना लिस्ट, यहाँ पर 24 थिंकर्स की एक लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और उसके साथ उनके रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको देखने को मिलेगा. देखिए ये कल्चर और सिंबलिक इंटरैक्शन जितने भी है, सिंबल्स, सेल्फ सिंबल, साइंस से रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, एक साथ डालने की कोशिश की है. ठीक है, और मेरा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है मैम, आप कहाँ पर हो? मैं अभी जिस मतलब सिचुएशन में हूँ मैं अपने चेहरा नहीं दिखाना चाहती एक्चुअली. ठीक है, ऐसी बात नहीं है. रात के कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं 12 और अभी मैं नहीं चाहती रूम की लाइट जो है वो मैं ऑन नहीं करना चाहती. आई एम सॉरी गाइस. ठीक है, क्योंकि बहुत रात हो चुका है ना, तो अभी सब जो है थोड़ा रिलैक्स मोड में है, तो अभी नहीं. ठीक है, जब बाद में क्लास होगा तो फिर हम लोग जब दिन में क्लासेस लेंगे तब आपको मेरा जो चेहरा है वो दिख जाएगा. ठीक है, सो ये 24 थिंकर्स की जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम एक एक करके स्लाइड के साथ पढ़ेंगे. अब देखिए टाइम हमारे पास ज़्यादा ही नहीं है और मैं ये आशा रखती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है ना. अब जो करोगे वो अब रिवाइज ही करोगे, लेकिन हर एक यूनिट का मैंने बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और जो भी टॉपिक्स मैं लेकर आई हूँ वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और जो आने वाला टॉपिक है. और बहुत ही अननोन टॉपिक अभी आप पढ़ोगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा. ठीक है, उसके बाद ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने दो, आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाओ. उसके बाद हम जब टॉपिक्स लेकर आएंगे, फिर से हम जब क्लासेस शुरू करेंगे तो आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि क्लासेस कैसे होना चाहिए, है ना. देखिए पहले हम जान लेते हैं कि साइन और सिंबल के डिफरेंस क्या होता है. देखिए साइन का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द मीनिंग और सिंबल का मतलब क्या होता है, मीनिंग इज सोशली क्रिएटेड. जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए मैडम, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल है ना, ट्रैफिक की जो सिग्नल होता है वो यूनिवर्सल होता है. आप दुनिया की किसी भी कोने पे चले जाओ तो उसका जो सिग्नल होगा, उसका जो साइन होगा सेम होगा. लेकिन सिंबल की अगर बात किया जाए तो वो एक एक सोसाइटी में एक एक तरह की हो सकता है ना. जैसे कि आप कैसे बोलें, हाँ, जैसे कि आप बहुत ही सिंपल सा ये जो चांद है इसका आप एग्जाम्पल लेंगे तो ये क्या होगा, हिंदुज़म में ये बहुत ही फेमस एक कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को याद रखना है. इसी एग्जाम्पल के साथ अगर चांद हमें दिखता है तो हम हिंदूज़ क्या करते हैं, रिलीजियस तरीके से लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास रिलीजियस तरीके से जुड़ा हुआ है. लेकिन क्या ये USA में भी सेम होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये सिंबल जो है वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं. USA में अगर ये सिंबल कोई देखे तो इसे वो लोग मून ही समझेंगे जो उसका एक्चुअल मीनिंग है. ठीक है, लेकिन अगर हमें ये सिंबल कहीं दिख जाए तो हम क्या सोचेंगे, ये हिंदुज़म में भी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये शिव की जो माथे है वहाँ पर लगा होता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली हम यूज़ नहीं करते. लेकिन मुस्लिम
मुस्लिम कम्युनिटी में इस सिंबल का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो जाता है। ठीक है, साइन का मतलब क्या है, साइन ऑफन यूनिवर्सल होता है, सिंबल क्या होता है, कल्चर स्पेसिफिक होता है। साइन क्या होता है, लेस इंटरप्रिटेशन नीडेड, जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ही कम होता है साइन का, है ना, कि साइन एक आप साइन देख लो, आप ट्रैफिक सिग्नल जो है वो देख लो, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, कमी होगा। और यहाँ पर देखिए रिक्वायर्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, जो हम देखते हैं, जो हमारे पास मून होता है उसका जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार, ट्रैफिक सिग्नल, हाँ एग्जाम्पल दिया गया है नेशनल फ्लैग, यस नेशनल फ्लैग तो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आप समझोगे सिंबल में, है ना। अब देखिए यूएसए का जो नेशनल फ्लैग है वो एक तरीके का दिखता है कि नहीं, इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो एक तरीके का दिखता है, राइट। लेकिन उसमें जितने भी सारे सिंबल्स बने होते हैं, एक एक कंट्री का सिंबल एक एक तरीके का होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो हम सिंबल लेते हैं। जैसे कि इंडिया में कौन सा सिंबल होता है, बीच में हम ये चक्र बनाते हैं, है ना, ये एक सिंबल जो है हम अपने फ्लैग में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। और 24 होते हैं, ये जो लाइंस होते हैं 24 लाइंस होता है, राइट, यस है कि नहीं। यूएसए की फ्लैग में जो सिंबल होता है वो अलग होता है, समझ में आया, ठीक है। चलिए, आप में से कोई भी लाइक नहीं करते हो मेरे वीडियो को, बहुत लोगों के पास जो है मेरा वीडियो जो है वो पहुंच रहा है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो व्यूज़ के वजह से जज कर रहे हो, या फिर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोग क्लिक नहीं करते हो मेरे वीडियो पर, देखते नहीं हो, देखते हो तो छोड़ देते हो बीच में। कल मैं एक शॉर्ट्स डालूँगी, हाँ इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट से ज़रूर डालूँगी। देखिए मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं बंगाली से हूँ और बंगाली में हिंदी बोला नहीं जाता है, तो एक जो है आप ये साउथ के जितने भी सारे टीचर हैं उनमें भी आप थोड़ा देखे होंगे कि इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है। देखिए हम यहाँ इंग्लिश बोल लेते हैं, हमारे यहाँ इंग्लिश की जो है बहुत सारी चर्चा होती है, लेकिन हिंदी हम ज़्यादा नहीं बोलते। टिपिकल बंगाली फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप हिंदी ज़्यादा नहीं बोलोगे, है ना, तो यही होता है। सो साइन एंड सिंबल की अगर आप बात किया जाए, साइन का मतलब क्या है, अ साइन इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स और कम्युनिकेट्स अ मीनिंग बियॉन्ड इटसेल्फ, है ना। जो एक साइन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेट करता है, उसका मीनिंग क्या है, बियॉन्ड इटसेल्फ, वो खुद से बहुत ज़्यादा दूर होता है ना। अगर सिंपल वर्ड में बोले, साइन क्या है, समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, साइन का मतलब ही कुछ अलग होता है, जो हमें दिखता है उसका डायरेक्ट मीनिंग होता है, ठीक है। स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स मतलब ये गलत बोला गया है, यहाँ पर समथिंग एल्स नहीं होगा, समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स नहीं, साइन का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट साइन आपको मिल जाता है, जो लिखा होता है वही होता है। जैसे कि नो स्मोकिंग का साइन होता है कि यहाँ पर स्मोक मत कीजिए क्योंकि धुआं को डिटेक्ट कर लेगा, जो फायर डिटेक्शन लगा होता है ना हॉस्पिटल्स में कि अचानक से अगर कभी आग लग जाए ताकि पानी जो है वो आता रहे, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है, राइट। वेडिंग रिंग इंडिकेट्स मैरिज, अ साइन क्रिएट्स मीनिंग थ्रू अ रिलेशनशिप बिटवीन, एक साइन जो है वो मीनिंग क्रिएट करता है, कैसे, थ्रू अ रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग वी सी और हेयर, जो हम देखते हैं और सुनते हैं उसके बीच में, एंड द मीनिंग अटैच टू इट, और उसके साथ जो मीनिंग जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। व्हाट इज सिंबल, सिंबल का मीनिंग क्या है, अ सिंबल इज अ साइन, सिंबल क्या है, एक साइन है, दैट हैज़ ए मीनिंग, जिसके पास एक मीनिंग है, क्रिएटेड थ्रू, किसके थ्रू वो बना गया है, सोशल एग्रीमेंट, कल्चर एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम इसे देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, इंडियन फ्लैग हो गया, क्लोथ इटसेल्फ इज नॉट इंडियन, सोसाइटी गिव्स इट द मीनिंग ऑफ नेशन, पैट्रियोटिज्म, आइडेंटिटी। यहाँ पर देखिए ये
दूसरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने जो आपको समझाया कि हम सिंबल यूज़ करते हैं, हमारे जो फ्लैग होते हैं वो तो बस एक पेपर भी हो सकता था, लेकिन उस पर हम एक व्हील जो है उसका इस्तेमाल करते हैं सिंबल की तौर पर, कलर्स यूज़ करते हैं, है ना। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम उस नेशन से बिलोंग करते हैं, हमारे पास वो पैट्रियटिज्म है, हमारे पास क्या है, वो एक अलग आइडेंटिटी है। ठीक है। वाइट कलर क्या है, पीस और प्यूरिटी इन मेनी कल्चर। वाइट कलर का मतलब क्या है कि एक पीस है, प्यूरिटी है इन मेनी कल्चर, बहुत सारे कल्चरों में। रेड कलर क्या होता है, लव, डेंजर, रेवोल्यूशन। रिलीजियस सिंबल क्या होता है, फेथ एंड आइडेंटिटी। राइट, याद रहेगा। कलर के मतलब से हम जानते हैं ना सिंबल की तरह, जैसे कि अगर आप पॉलिटिशियंस की अगर आप बात करें इंडिया में, तो अभी देखिए बीजेपी का जो कलर है वो ऑरेंज हो गया है। वेस्ट बंगाल में क्या था, टीएमसी था, उसका कलर क्या था, ग्रीन था। या तो फिर अगर कलर की बात करें, जो बिल्डिंग में होता था वो ब्लू होता था एंड वाइट होता था। राइट, ये याद रहेगा। यस, तो सो बीजेपी का, टीएमसी का कलर अलग है, सीपीएम का कलर अलग था, रेड था, है ना। तो अभी देखो कलर के हिसाब से भी सिंबल की तरह कलर को यूज़ किया जा रहा है पॉलिटिशियंस के द्वारा, है ना। उसे भी हम क्या कहेंगे, सिंबल कहेंगे। याद रहेगा। अब देखिए ये सारी चीज़ें, ये साइन हो गया, सिंबल हो गया, मैम ये सब भी पढ़ा जाता है क्या? हाँ भाई हाँ, पढ़ा जाता है। ऐसे भी थिंकर्स हैं जिन्होंने बस साइन और सिंबल के ऊपर पढ़ाई की है। ठीक है, हम लोगों की तरह तो वो लोग है नहीं, फालतू वो लोग बैठते नहीं, उनका काम ही था पढ़ना, उन्होंने पढ़ा है, तो हमें जानना होगा कि उसका मतलब क्या है। फर्डिनांड द सॉसर बोलकर जो थिंकर्स थे वो फादर ऑफ सेमियोटिक्स, नहीं तो फिर लिंग्विस्टिक साइन बोला जाता है उन्हें। ठीक है, याद रखिएगा, ही इज़ द फादर ऑफ सेमियोटिक्स और लिंग्विस्टिक साइन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर फॉर साइन एंड सिंबल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है साइन और सिंबल के। ठीक है। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1916, ये इसका बुक का नाम है, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1916। सॉसर ने क्या बोला है कि अ साइन हैज़ टू पार्ट्स, एक साइन का जो है वो दो पार्ट होता है, एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड। इसका मतलब क्या है, एक साइन हो गया उसका दोनों पार्ट होता है। बुक का नाम याद रखिएगा, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1916, और इन्हें फादर ऑफ सेमियोटिक्स नहीं तो फिर लिंग्विस्टिक साइन बोला जाता है। ठीक है, एक साइन की दो पार्ट होता है, पहला होता है सिग्निफायर, दूसरा होता है सिग्निफाइड। याद रहेगा इतना, एक होता है सिग्निफायर, दूसरा क्या होता है, सिग्निफाइड। ओके। फर्डिनांड द सॉसर ने ये पढ़ा था, फादर ऑफ सेमियोटिक्स इसे कहा जाता है, लिंग्विस्टिक साइन इसे कहा जाता है, एंड फर्डिनांड द सॉसर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर फॉर साइन एंड सिंबल। ओके। सॉसर ने क्या कहा था, अ साइन हैज़ टू पार्ट, दो पार्ट है इनका, एक सिग्निफायर है एक सिग्निफाइड है। सिग्निफायर किसे कहते हैं, द फिजिकल फॉर्म ऑफ साइन, जो फिजिकल फॉर्म होता है साइन का इसे सिग्निफायर कहा जाता है। जैसे कि ट्री हो गया, है ना, फिजिकल फॉर्म ऑफ द साइन, जैसे कि ट्री। अगर मुझे एक साइन बनाना हो, तो अगर एक पेड़ बनाना हो तो कैसे बनाओगे, सीखे हो ना बचपन में पेड़ बनाना, सीखे हो कि नहीं, तो इसे हम कहते हैं पेड़। राइट, सो ये एक साइन हो गया। लेकिन देखिए सिग्निफायर हम किसे कहेंगे, द वर्ड ट्री, ये तो इमेज हो गया, जो लेटर हमने यूज़ किया TREE, दिस इज द सिग्निफायर। द मेंटल कॉन्सेप्ट और इमेज एसोसिएटेड विथ इट, उसे हम सिग्निफाइड कहते हैं। हमने जब आपको ट्री बोला, उसे स्पेलिंग कर बोला TREE, तो वो आपको दिमाग में ये तस्वीर देता है
कि ये एक ट्री होना चाहिए, तो वो आपने सिग्निफाई किया अपने दिमाग में, है ना। सो टुगेदर हम कहते हैं साइन, साइन को हम क्या कहते हैं, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। टुगेदर हम साइन को एक साथ क्या कहते हैं, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। याद रहेगा इतना। सिग्निफायर हम किसे कहेंगे, जो हम बोलते हैं, जो हम वर्ड फिजिकल फॉर्म बोलते हैं, ये फिजिकल है, ये फिजिकल होता है, राइट। और ये मेंटल कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या होता है, मेंटल कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि नो स्मोकिंग, जब मेरे सर पे आ रहा है कि नो स्मोकिंग, तो वो आपने साइन देखा, वो सिग्निफायर हुआ। लेकिन सिग्निफाइड क्या होगा कि इसका मतलब है कि एक आदमी जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट ना पिए, वो हो गया मेंटल कॉन्सेप्ट। याद रहेगा, जो हम दिमाग के अंदर सोचते हैं वो सिग्निफाइड होता है, जो हम बोलते हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हमारे वर्ड निकलते हैं हमारे मुंह से, वो क्या होता है, सिग्निफायर होता है। क्या इतना क्लियर है, याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो बोलो, तो मैं नेक्स्ट में जाऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। सोर्सेस इज इंपॉर्टेंट आइडिया, उन्होंने देखिए, अब देखिए क्या बोलते हैं कि आर्बिटरी नेचर ऑफ साइन, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, चल सॉन्डर्स पियर्स में हम बाद में आएंगे, पहले पिछले वाला देख लेते हैं। ठीक है, आर्बिटरी नेचर ऑफ साइन, इसका मतलब क्या है, मीनिंग इज नॉट नेचुरल, सोसाइटी क्रिएट्स इट। जो साइन होता है, जो साइन होता है उसका तो मीनिंग सेम नहीं होता है। हमने पढ़ा ना, अभी अभी हमने साइन पढ़ा और क्या पढ़ा, सिंबल। हमने साइन पढ़ा और क्या पढ़ा, सिंबल। हमने क्या पढ़ा कि साइन दो तरीके का होता है, एक सिग्निफाइड और होता है एक सिग्निफायर। सिग्निफायर क्या होता है, जो वर्ड या तो फिर साउंड हम बोलते हैं, और सिग्निफाइड क्या होता है, जो हम, सिग्निफायर क्या होता है, वर्ड और साउंड होता है ना। और सिग्निफाइड क्या होता है, जो हम मेंटली सोचते हैं, जो हम क्या करते हैं, मेंटली सोचते हैं, राइट। अब देखिए सिंबल की कॉन्सेप्ट की अगर बात किया जाए तो ये आर्बिटरी नेचर ऑफ साइन होता है, जो मीनिंग नेचुरल नहीं है, सोसाइटी क्रिएट करते हैं। मीनिंग जो है क्रिएटेड बाय हु, क्रिएटेड बाय सोसाइटी, राइट। जो मीनिंग है वो कौन बनाता है, क्रिएटेड बाय सोसाइटी। जैसे कि वाई डू वी कॉल अ डॉग डॉग, हम एक डॉग को डॉग क्यों बुलाते हैं। इन अनदर लैंग्वेज, अगर दूसरी भाषा हम बोले, हिंदी में हम कुत्ता बोलेंगे, फ्रेंच में हम चेन बोलेंगे। दी ऑब्जेक्ट इज सेम, जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक होता है, बट साइन जो है वो चेंज हो जाता है ना। जो ये डॉग होता है, ये डॉग का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, चेंज होता है ना। सिंबल होता है, साइन होता है, वो क्या होता है, चेंज होने लगता है। ऑब्जेक्ट तो सही रहता है कि, लेकिन साइन जो है वो चेंज होने लगता है। उसी तरह से सिंबल जो होता है वो सोसाइटी के द्वारा क्रिएटेड होता है। इतना याद रहेगा। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ डिफरेंस, लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, ये सिस्टम है डिफरेंस की। मीनिंग कम्स फ्रॉम डिफरेंस, हॉट हैज़ मीनिंग बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोल्ड। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस, हर एक चीज़ आप जो बोलते हो, लैंग्वेज जिस तरीके से बोलते हो वो रिएक्शन आपको
दो तरीके का दे सकता है, हॉट या फिर कोल्ड। आप ऐसे सोचो कि किसी को आप गुस्सा दिला रहे हो, है ना, लेकिन वही बात आप दूसरी तरीके से बोलोगे तो आप दूसरे का गुस्सा नहीं देखोगे, है ना, आप उसका क्या देखोगे, जो आपको बोलेगा, जो वर्ड बाय वर्ड वो आपको बोलेगा, है ना। याद रहेगा इतना। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस, और क्या होता है, आर्बिटरी नेचर ऑफ साइन होता है, ठीक है। चलिए, सो फर्डिनेंड द सॉसर का याद रहेगा। अब हम चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स में आते हैं। उन्होंने 3 टाइप के साइन के बारे में बोला है, एक है आइकॉन, एक है इंडेक्स और होता है सिंबल। देखिए क्या है, चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स ने डेवलप किया था अनदर थियरी ऑफ साइन, जो कि तीनों टाइप के होता है। आइकॉन इज साइन दैट रिजेंबल्स द ऑब्जेक्ट, जैसे कि फोटोग्राफ ऑफ ए पर्सन, है ना। अब ये फोटोग्राफ जो है, ये देखिए इस्तेमाल यहाँ पर एक तस्वीर किया गया है। उसी तरह हम बहुत सारे इमोजीज यूज़ करते हैं, स्माइली हो गया, एंग्री हो गया, सैड हो गया, है ना। अभी तो ऐसे भी एक इमोजी आ गया है। तो ये क्या होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई करते हो या फिर रिएक्शन को भी आप आइडेंटिफाई करते हो, है ना। यस और नो। मैप अगर क्रिएट करना हो, पोर्ट्रेट, इमोजीज, ओके, ये सब क्या है, आइकन ही तो है। जैसे कि मेरे घर में जो एक स्मार्टफोन होता है ना, तो वो मैं ये कहती हूँ मेरी मम्मी को, मेरी माँ बाबा को कि आप लोग क्या लिखा है वो मेरी मम्मी को पढ़ना आता है, मेरी पीसी को भी आता है, लेकिन बुआ को भी आता है, लेकिन मेरे पापा को भी आता है पढ़ना, लेकिन वो लोग उतना समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हम इस्तेमाल करें। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप सिंबल, आइकन्स जो है वो से पहचानो, क्योंकि स्मार्टफोन जो उनका यूआई डिज़ाइन होता है वो हर एक इंसान के लिए बनाया जाता है जिन्हें पढ़ना आता भी नहीं हो, है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे तो स्मार्टफोन तो एक वक्त के बाद कोई इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, है ना। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप ये देखो कि कैसे आप बहुत सारी चीज़ें जो है इजीली इजीली ट्रैक कर सकते हो तस्वीर को पहचान कर। तो वो आइकॉन की इस्तेमाल करते हैं, राइट। याद रहेगा इतना। अब इंडेक्स क्या होता है, देखिए, अ साइन कनेक्टेड थ्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो इंडेक्स होता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस पर कनेक्टेड है, जैसे कि स्मोक के साथ फायर, फुटप्रिंट के साथ समवन वॉकड हेयर, फीवर के साथ इलनेस। अब देखिए ये कैसे हम इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि देखो, किसी जगह अगर आपको साइन से बोलना हो कि आप इस जगह पर पैर ना रखें, तो पहले तो एक जूते का तस्वीर होगा और वहाँ पर ऐसे क्रॉस दिया होगा कि यहाँ पर पैर आपको नहीं रखना है, जूता पहनकर आपको अंदर नहीं जाना है ना। अगर आप जूता पहन के जाओगे तो वो मैल हो जाएगा। तो शायद यहाँ पर ऐसा भी कुछ लिखा हुआ हो कि जिससे आपको पता चले कि ये गंदा होगा, इसीलिए शायद आपको लेकर जाने के लिए मना किया है। सो बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस भी आपको मिलेंगे जो एक दूसरे के साथ ही चलता है, ठीक है, याद रहेगा। सिंबल का मतलब क्या है, मीनिंग डिपेंड्स ऑन सोशल कन्वेंशन। जो मीनिंग होता है वो डिपेंड करता है कि सोशली कैसे आप उसे समझते हो, जैसे कि वर्ड्स, फ्लैग्स, रिलीजियस सिंबल। पियर्स क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है, साइन होता है, वो इंटरप्रेट करना होता है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट हो गया, रेड लाइट साइन, और इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि स्टॉप, है ना। साइन में अगर आप देखो, अगर ट्रैफिक सिग्नल में आप खड़े हो और आपको रेड सिग्नल दिख रहा है, रेड लाइट दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि रुक जाइए, नहीं जाना है। याद रहेगा। सो हमने देखो दोनों ही पढ़ा। चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स की बुक यहाँ पर देना चाहिए था, नहीं दिया गया है, लेकिन देख कर जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रोनाल्ड बर्थ ने क्या दिया था, देखो, साइन, मीथ एंड कल्चर बोलकर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। उनका बुक का नाम क्या है, माइथोलॉजीज, 1957।
रोनाल्ड बर्थ ने जो बुक लिखा था वो बुक का नाम क्या था? माइथोलॉजीज। याद रहेगा, रोनाल्ड बर्थ ने क्या लिखा था? माइथोलॉजीज लिखा था। 1957 में आया था। बर्थ एक्सपैंडेड सॉसर्स थ्योरी। बर्थ जो है वो फर्डिनेंड सॉसर की थ्योरी को एक्सटेंड किए थे। ही सेड साइन हैव, उन्होंने कहा था कि साइन हम दो ऑर्डर में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है? डिनोटेशन, दूसरा क्या होगा? कॉनोटेशन। ओके, साइन, मिथ एंड कल्चर बोलकर एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। माइथोलॉजीज बोलकर बुक उन्होंने लिखा था। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर मीनिंग क्या है? डिनोटेशन, जिसका लिटरल मीनिंग क्या है? एग्जाम्पल को ढूंढना, मतलब रोज एक फ्लावर होता है। सेकेंड ऑर्डर मीनिंग क्या होता है? कॉनोटेशन। कल्चरल एंड इमोशनल मीनिंग जैसे कि लव, रोमांस। ओके, अ सोल्जर सैल्यूटिंग, डिनोटेशन क्या होगा? अ पर्सन सैल्यूटिंग। कॉनोटेशन पैट्रियोटिज्म, रेस्पेक्ट एंड नेशनलिज्म। चलिए आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये सब छोड़िए, इतना चुपचाप सुनिए मेरी बात। ठीक है, रोनाल्ड बर्थ ने कॉन्सेप्ट दिया था साइन, मिथ और कल्चर बोलकर। उन्होंने बुक जो लिखा था वो माइथोलॉजीज लिखा था 1957 में। और कॉनोटेशन, डिनोटेशन, ये दोनों क्या है? एक दूसरे की ऑपोजिट, आप समझ लो। ठीक है, डिनोटेशन अगर लिटरल मीनिंग की बोलेगा, कॉनोटेशन क्या बोलेगा? इमोशनल मीनिंग या तो फिर कल्चरल मीनिंग बोलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा कि एक पुलिस जो है वो सैल्यूट कर रहा है, जब तक वो सैल्यूट में था तब तक आप क्या बोलोगे? वो डिनोटेशन है, डिनोट कर रहा है ना। लेकिन अगर कॉनोटेशन की अगर आप बात करें तो इसका मतलब क्या है? वो पर्सन क्यों सैल्यूट कर रहा है? क्योंकि उसने रिस्पेक्ट दिया है कंट्री को, वो उसमें पैट्रियोटिज्म है, वो नेशनलिज्म के ऊपर बेस है। याद रहेगा? ठीक है, कॉनोटेशन और डिनोटेशन याद रखिएगा, रोनाल्ड बर्थ का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और सिंबल्स की अगर आप बात करें तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया था। माइंड सेल्फ और सोसाइटी 1934 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ह्यूमंस कम्युनिकेट थ्रू सिंबल, लैंग्वेज इज अ सिंबल सिस्टम एंड सोसाइटी एग्जिस्ट बिकॉज पीपल शेयर मीनिंग। इनके अनुसार सिंबलिक इंटरैक्शन के नाम में ही आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है वो बहुत सारे सिंबल्स की जो है बात करते हैं, है ना। उनके अनुसार हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज के अंदर क्या होता है? बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, राइट। और वही सिंबल में बहुत सारे क्या होता है? मीनिंग्स होते हैं। और वो सारे मीनिंग से ही हम क्या कहते हैं? करते हैं सोसाइटी क्रिएट करते हैं। सोसाइटी के अंदर हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, है ना। याद रहेगा इतना। हर्बर्ट ब्लूमर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की कॉन्सेप्ट जो है वो देते हैं। ही गेव द टर्म सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म 1937। उन्होंने एक टर्म दिया था सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म बोल के 1937 वाला। ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर ने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म बोलकर क्या किए थे? एक टर्म दिए थे, राइट। उन्होंने क्या बोला था? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म 1937, पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यूनिफॉर्म मीन्स ऑथोरिटी, मीनिंग्स कम फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन, we learn meanings from society, meanings can change through interpretation, symbols are not fixed। ठीक है, याद रहेगा। हर्बर्ट ब्लूमर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की बात करते हैं 1937 में। उन्होंने ये टर्म दिया था, है ना। पहले कौन काम करते हैं? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, उसके बाद हर्बर्ट ब्लूमर काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने तो ये कह दिया कि हम सिंबल्स के थ्रू, हम लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं? सिंबल्स क्रिएट करते हैं। सिंबल्स के थ्रू मीनिंग क्रिएट करते हैं। मीनिंग के थ्रू हम सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं। हर्बर्ट ब्लूमर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, उन्होंने क्या कहा? ही गेव द टर्म सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म 1937। उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिया था। पीपल एक्ट,
किसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं, मीनिंग के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जैसे कि यूनिफॉर्म मीन्स अथॉरिटी, जैसे कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, अथॉरिटी है। मीनिंग्स कम फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, जो मीनिंग होता है वो सोशल एंड इंटरेक्शन के थ्रू क्या होता है, जो मीनिंग आता है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू आता है। ठीक है। पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू मीनिंग, इंसान जो एक्ट करता है वो मीनिंग के थ्रू एक्ट करता है। एंड यूनिफॉर्म मीन्स अथॉरिटी, जो यूनिफॉर्म है वो क्या होता है, अथॉरिटी के थ्रू हम, यूनिफॉर्म मीन्स अथॉरिटी। आप किसी व्यक्ति को जब देखते हो कि वो किसी यूनिफॉर्म में है तो आप उसे क्या समझते हो कि ये वैलिड है, कि उसे हम अथॉरिटी मानेंगे। इवन आप एक सिक्योरिटी गार्ड को भी देखोगे जो एक यूनिफॉर्म में होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या है कि वो इनिशियली जो हमें ऑर्डर देंगे वो हमें मानना चाहिए कि मैम आप इस तरफ से मत जाइए, आप इस तरफ से जाइए, तो उसे हमें मानना होता है ना। सो पीपल एक्ट करते हैं कैसे, मीनिंग के थ्रू। ठीक है। जैसे कि यूनिफॉर्म हमने देख लिया तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि उनके पास कुछ पावर तो है जो दिया गया है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या फिर कोऑपरेटिव के द्वारा या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उनके द्वारा, है ना। एंड वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है। और हम भी एक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। दूसरा क्या उन्होंने बोल रहे हैं कि मीनिंग कम फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, जो मीनिंग है वो कैसे आता है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू आता है। वी लर्न मीनिंग्स फ्रॉम सोसाइटी। जैसे कि मुझे पहले पता नहीं होता था, जब मैं नए नए हॉस्टल में आती थी ना, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम लिविंग इन अ हॉस्टल। पहले तो मैं हॉस्टल में रही नहीं कभी ज़िंदगी में। मेरी जो स्कूल है वो मेरे घर से दिखाई देता है, जो मेरा कॉलेज है वो मेरे घर से दिखाई देता है, मतलब लिटरली मैं देख पाती थी। और जब घंटा पड़ती थी पेयर लाइन की तब मैं अपने घर से निकलती, तो मैं ऐसे ही बड़ी हुई हूँ। और जो लास्ट की जो यूनिवर्सिटी थे वो मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर थे। तो उसके बाद जब मैं पहली बार हॉस्टल में आई ना, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं खुद से सबसे बातें करती थी, मैं ग्रुप में बहुत ज़्यादा बातें करती थी और ऐसे ही हम बातें करते रहते थे, है ना। सो ये हॉस्टल में होता था। ठीक है। लेकिन 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 उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि ऐसे आप नहीं बात कर सकते, है ना। हर लोग, सभी लोग मतलब ऐसे खुद को छूते भी नहीं हैं। तो हमें ये याद रखना होगा कि हम ऐसे नहीं सोच सकते। ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलिए अब देखिए क्या होगा लास्ट का, मीनिंग्स कैन चेंज थ्रू इंटरप्रिटेशन। हाँ, यही होता था। अब देखिए मैं तो बस रही किसी गवरी कहोगे उसे, गबरी तो कहते हैं ना, मतलब कुछ समझ नहीं आता है तो मैं अपने मन से बातें करती थी और लोग उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग निकलते थे। इवन अभी तक भी मैं कुछ चीज़ें बोलती हूँ और ये लोग उसका इंटरप्रिटेशन करके कुछ अलग ही लेकर बैठ जाते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, जितने आप इंसानों से मिलोगे वो देखिए उसमें भी कुछ बुराई नहीं है। इससे भी आपको ये सीखने को मिलता है कि हर एक इंसान आपको अच्छी तरह से समझेंगे ये ज़रूरत नहीं है। सो आपको बातें भी करना होगा, वो बहुत केयरफुली करना होगा, है ना। तो ये मैं याद रखती हूँ। अभी हर्बर्ट ब्लूमर की जो बातें हैं 1937 सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड सिंबल बोलकर जो है वो सेल्फ माइंड एंड सोसाइटी में उन्होंने दिया था 1934 में। उसके बाद हर्बर्ट ब्लूमर ने दिया था 1937 में। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इरविंग गॉफमैन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। अब देखिए सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने एक बुक में दिया था, वो था प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1956। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये जितने भी सारे टॉपिक्स यहाँ पर आप पढ़ रहे हो ना, जो भी आप देख रहे हो, अगर अभी तक आपने देख लिया है तो आपको ये याद रखना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन सब से क्वेश्चन बनता है। देखिए अगर मैं चाहती तो मैं बहुत सारे अनकॉमन जो कि बहुत नया थिंकर्स है उन्हें भी लेकर आ सकती थी, लेकिन अभी एग्ज़ाम के
3-4 दिन ही 3 to 4 days ही बचा है, मैं क्या लेकर आऊँ आप लोगों के लिए? आप लोगों को कुछ समझ में आएगा नहीं, है ना? तो जितना समझ में आता है उतना ही मैं बोल रही हूँ। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1956। गॉफमैन ने क्या बोला कि सोशल लाइफ इज़ लाइक अ थिएटर। जो सोशल लाइफ है वो एक थिएटर की तरह है। पीपल यूज सिम्बल्स टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, और इंसान जो है वो खुद को प्रेजेंट करने के लिए सिम्बल्स की यूज़ करते हैं। आप अपने जो ज़िंदगी है, जो आपकी सोशल लाइफ है, आप इसे थिएटर की तरह देखो। मतलब मैं लिटरली बोलूँ, हॉस्टल में जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, हॉस्टल में आज से 3-4 दिन पहले भी, 3 to 4 days पहले भी ना, सबसे मेरी बनती थी, सबसे मेरी बातचीत हो रही थी। लेकिन आज 3-4 दिन बाद मतलब मेरा सबसे झगड़ा हो चुका है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ थिएटर, ज़िंदगी थिएटर। लेकिन झगड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को मार देंगे हम, ऐसा भी नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो ठीक भी हो जाएंगे, मुझे भी पता है। लेकिन ये थिएटर ही लगता है मुझे कभी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर मुझे दूर से देख रहा होगा ना, तो वो सोच रहा होगा कि मैं कैसे ऐसे हो सकती हूँ, एक ही गलती बरबर करती हूँ, है ना। लेकिन वो थिएटर है, मतलब मैं एक रंग मंच में हूँ जहाँ पर मैं परफॉर्म कर रही हूँ, है ना। और ये कृष्णा ने बोला था, हमारे जो हिंदुज़म की मेन जो धर्म ग्रंथ है गीता, उनमें जब कृष्ण है वो बोल रहा है कि हम यहाँ पर एक थिएटर की रंगमंच में परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं खुद को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि क्लोथ्स, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, उससे हमारा क्या पता चलता है, स्टेटस पता चलता है। अगर आपके पास कार हो तो आपकी सोशल आइडेंटिटी चेंज होता है, आप कैसे बोलते हो, तो उससे आपको क्लास का पोजीशन, आप कौन से क्लास में हो, ये मतलब क्लास पोजीशन इन द सेंस इन सोसाइटी, सोसाइटी में आप कौन से क्लास से बिलोंग कर रहे हो, ये पता चलता है ना। जैसे कि हम जब दोस्त लोग एक साथ बैठते हैं और बातें करते हैं ना, तो कभी आप लोग अगर गलती से भी मुझे सुन लिए तो आपको ये लगेगा क्या ये टीचर हो सकता है, क्या ये टीचर बनने के लायक भी है, मतलब ऐसा कैसे बोल सकता है टीचर। लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि आपके टीचर भी एक मतलब जो स्टूडेंट लाइफ है उससे अभी निकल नहीं पाया है, मतलब अभी भी पढ़ रहा है। लेकिन खैर, लेकिन वो क्या है ना कि मैं एक बैक बेंचर हूँ और मतलब मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही बुरी चल रहा है, तो उससे मैं थोड़ी बेहतर आ रहा है, ठीक है। पियर बुर्दो की अगर आप बात किया जाए, सिंबॉलिक पावर, जो पियर बुर्दो का कॉन्सेप्ट है सिंबॉलिक पावर है। सिंबल्स कैन क्रिएट सोशल हायरार्की, जो सिंबल्स है वो क्या क्रिएट कर सकता है, सोशल हायरार्की क्रिएट कर सकता है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज एज ए स्टेटस सिंबल, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टेटस सिंबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो डिग्रीज़ है, सर्टिफिकेट्स हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। एलिट कल्चरल टेस्ट, ओके। अब देखिए पियर बुर्दो की कॉन्सेप्ट में हम आएंगे, बाद में आते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। इरविंग गॉफमैन की कॉन्सेप्ट आपकी दिमाग में क्लियर बैठा, जो क्या है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1956, ओके। उन्होंने क्या कहा था, सोशल लाइफ इज लाइक ए थिएटर एंड पीपल यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। पियर बुर्दो ने सिंबॉलिक पावर की बात की थी, जो क्या करते हैं, क्रिएट सोशल हायरार्की। जैसे लैंग्वेज एज ए स्टेटस सिंबल, हम लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं, हम स्टेटस सिंबल की तरह यूज़ करते हैं, डिग्रीज सर्टिफिकेट्स की तरह, एलिट कल्चरल टेस्ट की तरह, है ना। यहाँ पर देखिए अभी तक हमने जो थिंकर्स पढ़े उनका यहाँ पर एक समरी जो है वो दिया गया है। सॉसर ने क्या कहा, सिग्निफाइड साइन हैज़ 2 पार्ट्स, आइकन, इंडेक्स, सिंबल। पियर्स ने क्या कहा कि उन्होंने साइन को तीनों टाइप में डिवाइड किया, सिंबल को नहीं, साइन को, आइकन, इंडेक्स एंड सिंबल। बर्थ ने डिनोटेशन कॉनोटेशन की बात की कि ये कल्चरल मीनिंग है, जो हम 2 तरीके से देखेंगे, एक डिनोटेशन और कॉनोटेशन। मीट ने क्या कहा कि सिंबॉलिक इंटरैक्शन की उन्होंने बात की, सोसाइटी जो है सोसाइटी थ्रू सिंबल है, ठीक है। ब्लूमर ने क्या कहा, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की बात की। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या है, मीनिंग थ्रू इंटरैक्शन, जो मीनिंग है हम इंटरैक्शन के थ्रू ही जान पाएंगे, सिंबॉलिक इंटरैक्शन के थ्रू हम मीनिंग को समझ पाते हैं।
कॉपर ने क्या कहा, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ की बात की, सिंबल्स इन एवरीडे लाइफ। बुर्दो ने क्या कहा, सिंबॉलिक पावर की बात की कि सिंबल्स जो है वो क्रिएट करता है, डोमिनेशन को क्रिएट करता है ना, याद रहेगा। चलिए, थैंक यू, इतने देर तक आप पढ़े हो, मेरे पास पता है कि कंटेंट जो है वो और बेहतर हो सकता है। बस आप लोग थोड़ा विश्वास रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके टीचर के ऊपर थोड़ा तो विश्वास आप लोगों को भी रखना होगा, तब जाके हम एक टाइम पर आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट जो है वो दे पाएंगे, है ना। इसके बाद से ही आपको क्वालिटी कंटेंट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक के लिए आप थोड़ा सा क्या करें, जो भी कंटेंट मिल रहा है उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम कमोडिफिकेशन की जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कल्चरल कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स की बातें जो है वो करेंगे। यहाँ पर देखिए, कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, है ना। यहाँ पर क्या है, मीनिंग ऑफ कमोडिफिकेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं यहाँ पर। और देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं, है ना। वेडिंग रिचुअल्स बोलकर अलग से कुछ नहीं आएगा, वो एग्जाम्पल के लिए हमने यूज़ किया है कि वेडिंग रिचुअल्स भी यहाँ पर होता है, ठीक है। देखिए, पढ़ेंगे, एक बार हमें देख लेने दो कि क्या क्या है, मतलब सही है ना सब, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, जॉर्ज लुकस की जो है वो मैंने देखा, हाँ, रियलिज्म, थियोडोर एडोर्नो, यस, पियर बोर्थो, यस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ये सब हमें पढ़ना होगा, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। आप कल्चरल और सिंबलिक इंटरेक्शन की, अगर मैंने भी बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल्स जो है वो देखे हैं, दे आर रियली वेरी गुड, बट इतना क्रिप्स और इतना जो भी इम्पॉर्टेंट है, जितने इम्पॉर्टेंट थिंकर्स है वो मैंने लेकर आई हूँ। एक यूनिट से आप 24 थिंकर्स पढ़े हो, उनके बुक्स पढ़े हो, उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो, आई थिंक दैट इज़ इनफ। एक्ट्स आपको पढ़ना है, और जितने भी सारे कमिटीज़ है एक्स्ट्रा वो आपको पढ़ना है, ठीक है, वो अलग से पढ़ना है। कमोडिफिकेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग दैट ओरिजिनली हैज़ ए सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और इमोशनल वैल्यू इनटू मार्केटेबल प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब आप किसी चीज़ को जो कि आपको कल्चर से जुड़ा हुआ हो, जो आपके समाज से जुड़ा हुआ हो, जो आपकी धर्म है उससे जुड़ा हुआ हो, जिसमें आपकी इमोशन जुड़ा हुआ हो, आप उसे मार्केट में बेचने के लिए बेचते हो, आप उसे मार्केट में बेचते हो, तभी वो क्या हो जाता है, कमोडिफाई हो जाता है, कमोडिफिकेशन हो जाता है। इन सिंपल क्या बोलोगे, समथिंग मीनिंगफुल बिकम समथिंग दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, जो आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, ट्रेडिशनल रिचुअल बिकम्स अ पैकेज, सर्विस, एक्सपीरियंस और बिजनेस। आप देखिए क्या होता है, आप वेडिंग पैकेज जो है वो खरीद लेते हो, है ना। वेडिंग पैकेज जो है आप वो खरीद सकते हो, आप पैकेज खरीद सकते हो, यू कैन बाय। और अगर आप इसे खरीद लोगे तो क्या होगा, आप इसे जब खरीद लोगे तो इससे क्या होगा, कमोडिफिकेशन होगा, है ना। अब देखिए, कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल क्या होता है। कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल रिफर्स टू द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है वेयर रिलीजियस, कल्चरल और ट्रेडिशनल रिचुअल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स फॉर कंजम्पशन इन द मार्केट। इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स के लिए, कंजम्पशन के लिए आप इसे मार्केट में क्या करते हो, खरीदो। कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स रेफर्स टू द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस पे रेफर्स होता है जहाँ पर रिलीजियस, कल्चरल, ट्रेडिशनल रिचुअल को ट्रांसफॉर्म किया गया इकोनॉमिक प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि एक सैक्रेड प्रैक्टिस, रिचुअल इज नो लॉन्गर ओनली सैक्रेड प्रैक्टिस और कम्युनिटी एक्टिविटी,
ये सब छोड़ो, सिंपल से सोचो, अगर आप वेडिंग पर जाओ तो आपको क्या दिखेगा वहाँ पर? आप देखोगे बहुत सारे खाना, है ना। अभी देखिए पहले के ज़माने में अगर हिंदू कल्चर की बात किया जाए तो क्या होता था कि वहाँ पर जो है वेजिटेरियन खाना होता था, या तो फिर मैक्स टू मैक्स फिश जो है वो बनाया जाता था। लेकिन अब ये इतना कमोडिफाई हो गया है, इंसान ने इसे मतलब एक वेडिंग, एक घर की लड़की की शादी को अपने स्टेटस के साथ जोड़ते हैं और ये सोचते हैं कि हम जैसे करेंगे, हमारे रिचुअल्स जितने हाई होंगे, हम जितने अच्छी तरीके से इसे कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है क्लास, स्टेटस, ये सब बनेंगे। और उन्होंने रिचुअल्स को कमोडिफाई कर दिया। अभी आप, मैं देखती हूँ कि हर एक बंगाली फंक्शन में मेहंदी की कोई जगह नहीं होती थी। पहले मेहंदी बोलकर कुछ नहीं होता था, लेकिन अब मेहंदी सेरेमनी होता है ना। अलग से क्या होता है? अलग से क्या होता है? मेहंदी सेरेमनी होता है। आई एम सॉरी, आई हैड टू ड्रिंक वाटर, राइट। आज मैंने बहुत खा लिया, हड्डी नहीं खा ली थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, गोल मटोल हो जाऊंगी कुछ दिनों में, देख लेना आप। कमोडिटी फेटिसिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो है, अब देखिए इसमें बाद में आते हैं, ठीक है, थोड़ी पढ़ लेती हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स आर्ट, आइडियोलॉजी एंड सोशल क्लास की बात करते हैं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? आर्ट एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। आर्ट को हम कैसे देखते हैं सोसाइटी में? एज ए रिफ्लेक्शन देखते हैं, है ना। मार्क्स ने क्या आर्ग्यू किया था? मार्क्स ने आर्ग्यू किया था कि कल्चर जो है और आर्ट जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विथ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मार्क्स ने क्या आर्ग्यू किया था कि कल्चर एंड आर्ट आर कनेक्टेड विथ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, है कि नहीं? कैसे? इकोनॉमिक बेस, ये क्या है? इन्फ्लुएंसेस सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर, जो जिसे हम क्या कहते हैं? सुपरस्ट्रक्चर कहते हैं। क्लास रिलेशंस, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, आइडियोलॉजीज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अ पेंटिंग और लिटरेचर में रिप्रेजेंट, उन्होंने क्या कहा था? जो पेंटिंग है और लिटरेचर है जो रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। डोमिनेट, क्या डोमिनेट करते हैं? क्लास वैल्यूज, सोशल इनइक्वालिटीज़, है ना। आप जितने बड़े बड़े घरों में जाओगे, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है ना, वो एक राजबाड़ी हुआ करता था, और जिस कैंपस में अभी हूँ, जहाँ पर मैं हूँ, ये एक बागान बाड़ी हुआ करता था, बागान बाड़ी, ठीक है। जहाँ पर राजा जो है वो क्या करने आते थे? घूमने आते थे, जहाँ पर मेरा कैंपस है। तो अब देखिए यहाँ पर ना राजबाड़ी में बहुत सारे ऑयल पेंटिंग्स हैं, और ये सारे पेंटिंग्स क्यों होते थे पता है? ये उनके क्लास को दर्शाते थे, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है? आइडियोलॉजी इन आर्ट, मतलब क्या है? आइडियोलॉजी, आर्ट एंड सोशल क्लासेस। अब देखिए आर्ट क्या कर रहा है? एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। कैसे? ये सपोर्ट करता है डोमिनेंट पावर को, चैलेंज करता है एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को। पॉलिटिकल आर्ट क्रिटिसाइजिंग इनइक्वालिटी, है ना। अब देखिए पहले तो पेंटिंग्स के थ्रू ही इंसान क्या करते थे? बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते थे, है ना। तो इसे याद रखिएगा। जॉर्ज लूकस की एक कॉन्सेप्ट है रियलिज्म एंड टोटलिटी। सोशलिस्ट रियलिज्म और रियलिज्म, इसका मतलब क्या है? बिलीव्ड ग्रेट आर्ट्स रिवील्स द टोटलिटी ऑफ सोशल रियलिटी। गुड आर्ट क्या दिखाते हैं? सोसाइटी दिखाते हैं, क्लास रिलेशन दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कंडीशन दिखाते हैं। ही सपोर्टेड रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन रादर देन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। वो क्या करते थे? वो सपोर्ट करते थे रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को, ना कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को,
ठीक है, जिससे क्या होता था, हम सोसाइटी देखते थे, क्लास रिलेशन और हिस्टोरिकल कंडीशंस जो है हम वो देखने की कोशिश करते थे। येस और नो, हाँ या ना, याद रहेगा इतना? वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, थियोडोर अडोर्नो की अगर हम बात करें, आर्ट एंड कल्चर इंडस्ट्री की यहाँ पर बात करें, थियोडोर अडोर्नो, उन्होंने एक बुक लिखा था, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट, 1947। बुक का नाम क्या था? डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट, 1947। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था? कल्चर इंडस्ट्री। उन्होंने क्या कहा था कि कैपिटलिज्म जो है ट्रांसफॉर्म आर्ट इनटू मास प्रोड्यूस्ड एंटरटेनमेंट। ठीक है, थियोडोर अडोर्नो ने आर्ट एंड कल्चर इंडस्ट्री के बारे में बोला था। उन्होंने कहा था कि कैपिटलिज्म जो आकर आर्ट को क्या कर दिया है? कैपिटलिस्ट कर दिया है, कि अभी जो है सभी इसे मास प्रोडक्ट हो गया है, मास प्रोडक्शन। और जब भी कुछ चीज़ मास प्रोडक्शन में होगा तो वो नॉर्मल जो पीपल है, मिडिल क्लास है, वो भी अफोर्ड कर पाएंगे, है ना? थियोडोर अडोर्नो ने यही कहा था। जैसे कि कमर्शियल हो गया सिनेमा का, पॉपुलर म्यूजिक हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन, पैसिव ऑडियंस, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ आर्ट, क्या कॉन्सेप्ट है? ऑटोमेशन ऑफ आर्ट। अडोर्नो बिलीव्ड सीरियस आर्ट शुड मेंटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम मार्केट फोर्सेस, आर्ट कैन क्रिटिसाइज सोसाइटी। ठीक है, अडोर्नो ये भी कह रहे थे कि आर्ट को ना मार्केट से दूर रखना चाहिए, उसे अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसे मेंटेन करना चाहिए। लेकिन थियोडोर अडोर्नो ने यही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कैपिटलिस्ट जब आए, उन्होंने आर्ट को भी क्या कर दिया? आर्ट को क्या करा? आर्ट को भी मास प्रोड्यूस्ड कर दिया, है ना? तभी तो जाके ये सब हो रहा है, अभी देखने को मिल रहा है। अब देखिए ना, क्लासिकल जो डांस है उसका कोई वैल्यू नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान जो मूवी में देखते हैं उनसे कंपेयर करने लगते हैं। यार ऐसा नहीं होता। आप ओरिजिनल जब देखोगे ना क्लासिकल डांसर को परफॉर्म करते, कि वो पूरा परफेक्ट नहीं होगा जैसा आप सिनेमा में देख रहे हो। सिनेमा में बहुत सारे कट्स होते हैं और ओरिजिनल परफॉर्मेंस जो होता है, जो तबला सर के साथ जो किया जाता है परफॉर्म, जो सॉन्ग है वो ओरिजिनल तब वहाँ पर गाया जाता है, तो उनमें थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज आते हैं, फॉल्ट्स आते हैं, लेकिन वो बहुत मेहनत के बाद वो सब कर पाते हैं हम, है ना? वॉल्टर बेंजामिन, आर्ट इन मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। वॉल्टर बेंजामिन ने क्या कहा था? द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, 1935। The work of art in the age of mechanical reproduction, 1935। इसका मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? ऑरा। ऑरा मीन्स क्या है? वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, 1935। वॉल्टर बेंजामिन, द यूनिकनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ एन ओरिजिनल आर्ट वर्क। ठीक है, जैसे कि एक पेंट हो गया ओरिजिनल और वर्सेस प्रिंटेड कॉपी, तो आप किसे कहोगे? सो वॉल्टर बेंजामिन ने क्या कहा कि आर्ट की बात कर रहे थे। मैकेनिकल प्रोडक्शन के दुनिया में जो आर्ट है उसका काम क्या है? ऑरा, मतलब जो ओरिजिनल हो, है ना? अभी तो बहुत सुनने को मिलता है, क्या ऑरा है भाई, है ना? बेंजामिन ने आर्ग्यू किया कि टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो ऑरा है वो कम हो गया है, मेक्स आर्ट एक्सेसिबल टू मासेस। ठीक है, अब देखिए ना, एआई जब से आ गया है तब से जो पहले लोग कार्टून बनाते थे, जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी वीएफएक्स में कटाया, वीएफएक्स करा है, ग्राफिक्स करा है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि जो ओरिजिनलिटी है वो चला जा रहा है। वैसे एआई ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो सीन है आप वो बना लो उससे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ रहा है ना। यस, पियर बुर्दो की अगर आप बात करें तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, आर्ट टेस्ट। याद रखिएगा, टेस्ट इसका क्या है? टेस्ट इसका कीवर्ड है, आर्ट टेस्ट एंड कल्चरल कैपिटल। ठीक है,
डिस्टिंक्शन बोलकर उन्होंने बुक लिखा था 1979 में। उस बुक में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल कैपिटल का। टेस्ट इन आर्ट इज सोशली लर्नड। आप सोसाइटी से ही सीखोगे कि आप कैसा आर्ट बनाना चाहते हो। आपका टेस्ट जो है वो सोसाइटी ही क्या करता है, डेवलप करता है ना। पीपल्स प्रेफरेंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, कैसे इन्फ्लुएंस होता है, आप कैसे आर्ट बनाना चाहते हो वो कौन इन्फ्लुएंस करता है, क्लास, एजुकेशन, सोशल बैकग्राउंड। क्लास डिफरेंसेस इन म्यूजिक प्रेफरेंसेस, आर्ट प्रेफरेंसेस, लिटरेचर चॉइसेस, है ना। अब देखिए आप कौन से सोसाइटी के क्लास से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, उन सब से ही तो इन्फ्लुएंस होंगे आप लोग। जैसे कि मैं अभी लेक्चर जो है बनाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे वो मिडिल रेंज के होंगे या तो फिर बैक बेंचर होंगे, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ। मैं थोड़ी ना ये देखूंगी कि टॉपर लोग जो है वो मेरे क्लास देखने आ रहा है, वो शायद ऐसा कोई लेक्चर देखेंगे जहाँ पर एक दिन में एक ही चैप्टर में 100-200 थिंकर्स की जो है वो नाम ले रहे हैं। उसमें भी कोई बुराई नहीं है ना, वो उतना याद रख पाएंगे इसीलिए वो क्लासेस देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अरे भाई बच्चों, मैं खुद याद नहीं रख पाती इतना सारा थिंकर, तो क्या बच्चे घंटे याद रखेंगे, होगा उनसे, नहीं होगा। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरा सोशल बैकग्राउंड है, ये मेरा एजुकेशन है, ये मेरा क्लास है ना। सो कॉन्सेप्ट क्या है डिस्टिंक्शन का। आर्ट टेस्ट बिकम्स अ वे ऑफ शोइंग सोशल स्टेटस। प्रेफरेंसेस फॉर क्लासिकल आर्ट मे रिप्रेजेंट एलीट आइडेंटिटी। जो प्रेफरेंस है क्लासिकल आर्ट का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एलीट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। सो ये क्या है, पियर बुर्दो की कॉन्सेप्ट है, आर्ट टेस्ट एंड कल्चरल कैपिटल। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए ये मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है, आर्ट एंड रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ऑफ आर्ट, कैलकुलेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनलिज्म। ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क दे के रहूँगा, इसे आप रहने दो, ठीक है, ये भूल जाओ। हर्बर्ट मार्कस का एस्थेटिक डायमेंशन, बुक का नाम ही देखिए, द एस्थेटिक डायमेंशन ही दिया गया है, 1978 का कॉन्सेप्ट है। आर्ट एज ए लिबरेशन, आर्ट एज ए लिबरेशन। वो क्या कह रहे हैं कि ऑथेंटिक आर्ट कैन चैलेंज डोमिनेशन। आर्ट क्या कहाँ से आता है, इमेजिनेशन से, ऑल्टरनेटिव विजन से, सोशल क्रिटिसिज्म से, है ना। एस्थेटिक डायमेंशन 1978 में आया था और ये किसने बोला था, हर्बर्ट मार्क्यूस ने बोला था। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एस्थेटिक डायमेंशन कहते हैं, याद रहेगा। हर्बर्ट मार्क्यूस, द एस्थेटिक डायमेंशन 1978, इसे हम क्या कहते हैं, 1978 कहते हैं। आर्ट एज अ लाइबरेशन, ओके। रेमंड विलियम्स, इसे कहते हैं कल्चर एंड आर्ट। बुक का नाम क्या है, कल्चर एंड सोसाइटी, 1958। कॉन्सेप्ट क्या है, कल्चर इज ऑर्डिनरी। रेमंड विलियम्स ने क्या कहा था, कल्चर एंड आर्ट की बात की थी। रेमंड विलियम्स ने कल्चर एंड आर्ट की बात की थी। कल्चर एंड सोसाइटी 1958 में आया था। बुक उन्होंने कब लिखा था, 1958 में लिखा था। ठीक है, कल्चर इज ऑर्डिनरी, कॉन्सेप्ट क्या है, कल्चर इज ऑर्डिनरी। विलियम्स रिजेक्टेड द आइडिया दैट कल्चर बिलोंग्स ओनली टू एलिट्स। कल्चर जो है वो बस एलिट के पास ही बिलोंग करता है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, कल्चर ऑर्डिनरी के पास, मैं यहाँ पर उल्टा बोल दिया, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, कल्चर इज ऑर्डिनरी, उनका कॉन्सेप्ट ही था क्या, कल्चर जो है वो ऑर्डिनरी है। और विलियम्स जो है वो रिजेक्ट करते हैं, कौन से आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि कल्चर बिलोंग्स ओनली टू एलिट्स। आर्ट इज कनेक्टेड विथ एवरीडे लाइफ, सोशल एक्सपीरियंस एंड पॉपुलर कल्चर। अब देखिए
रेमंड विलियम्स क्या बोल रहे हैं कि हम ये सोचते आए ना, हमने पिछले साइड में ही पढ़ा, यहाँ पर आप चले जाइए, ये जो आप देख रहे हो थियोडोर अडोर्नो जो कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म आके आर्ट को, हर्बर्ट लूकस क्या बोल रहा है कि टोटलिटी ऑफ सोशल रियलिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं, क्लास रिलेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना? यस और नो, है कि नहीं? यस। कल्चरल कैपिटल के बारे में, इन्फ्लुएंस बाय क्लास एजुकेशन बैकग्राउंड, पियर बूर्दो, मैक्स वेबर हो गया, उसके पहले जो था एस्थेटिक ऑफ डायमेंशन 1978, हर्बर्ट मार्क्यूस। ओके, विलियम रिजेक्टेड द आइडिया दैट कल्चर बिलोंग्स ओनली टू एलिट्स। कल्चर जो है वो कहाँ पर बिलोंग करता है? एलिट्स के पास बिलोंग करता है, ठीक है। स्टुअर्ट हॉल क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंटेशन एंड कल्चर। स्टुअर्ट हॉल की जो कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर, स्टुअर्ट हॉल जो है कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन बोलकर ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। आर्ट डज नॉट सिंपली कॉपी रियलिटी, इट क्रिएट्स मीनिंग। ये क्या करते हैं कि मीनिंग क्रिएट करता है। अ फिल्म रिप्रेजेंट्स जेंडर, रेस, क्लास एंड आइडेंटिटी थ्रू सिंबल्स एंड नैरेटिव्स। ओके, स्टुअर्ट हॉल का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन एंड कल्चर। स्टुअर्ट हॉल का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन और कल्चर। वो कॉन्सेप्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन। आर्ट डज नॉट सिंपली कॉपी रियलिटी, आर्ट जो है वो सिंपली क्या नहीं करते हैं? रियलिटी को कॉपी नहीं करता। इट क्रिएट्स मीनिंग। एग्जाम्पल, अ फिल्म रिप्रेजेंट क्या करते हैं? जेंडर, रेस, क्लास एंड आइडेंटिटी। ओके, जॉन बॉड्रिलाद ने क्या किया था? आर्ट एंड हाइपर रियलिटी की बात किए थे। जॉन बॉड्रिलाद ने क्या किया था? साइम्यूलराका एंड साइम्यूलेशन 1981 की जो बुक है वो लिखा था। कॉन्सेप्ट क्या था? साइम्यूलराका इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी रिप्रेजेंटेशंस रिप्लेस रियलिटी। ओके, a digitally edited image may become more important than real experience। कांत ने क्या कहा था? एस्थेटिक जजमेंट। इमानुएल कांत ने एस्थेटिक जजमेंट ये दिया था। बुक क्या था? क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790। ओके, कांत एस्थेटिक जजमेंट। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है? ब्यूटी एंड टेस्ट। कांत ने क्या आर्ग्यू किया था? एस्थेटिक एप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन डिसइंटरेस्टेड प्लेजर। कांत ने एस्थेटिक जजमेंट बोलकर जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बुक लिखा था, 2 बुक, क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790। कॉन्सेप्ट क्या है? ब्यूटी एंड टेस्ट। उन्होंने क्या आर्ग्यू किया था कि एस्थेटिक एप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? डिसइंटरेस्टेड प्लेजर। मीनिंग क्या है? एंजॉइंग ब्यूटी विदाउट प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। आप प्रैक्टिकल इंटरेस्ट के अलावा ही एंजॉय कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? अप्रिशिएटिंग ए पेंटिंग विदाउट वांटिंग टू नो ओन इट। आप अप्रिशिएट कर रहे हो एक पेंटिंग को विदाउट वांटिंग टू ओन इट। इसे खुद के लिए लेकर बिना ही आप चाहते हो कि वो हो जाए, है ना? समझ में आ रहा है? समझा पा रही हूँ? जॉन बॉड्रिलाद की कॉन्सेप्ट याद रहेगा, साइम्यूलराका एंड साइम्यूलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1981 में आया था। उन्होंने हाइपर रियलिटी के बारे में बोला था, क्या जो रिप्रेजेंटेशन है वो रियलिटी को भी रिप्लेस कर देता है। जैसे कि ऑनलाइन एआई से अगर आप कुछ बना रहे हो तो इंसान उसे अभी क्या मानने लगते हैं? सच मानने लगते हैं, है ना? रियल मानने लगते हैं, ठीक है। कांत और एस्थेटिक जजमेंट की अगर आप बात करें, क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1719, ब्यूटी एंड टेस्ट की यहाँ पर बात किया जा रहा है ना? ठीक है। जॉन डीवी ने क्या कहा था? आर्ट एज एक्सपीरियंस 1934 एक बुक है। कॉन्सेप्ट क्या है? आर्ट इज नॉट ओनली एन ऑब्जेक्ट, आर्ट एक ऑब्जेक्ट नहीं है। आर्ट इज एन एक्सपीरियंस क्रिएटेड थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन आर्टिस्ट, ऑडियंस एंड सोसाइटी। ओके, आर्ट क्या है? एक एक्सपीरियंस है। 1934 में जॉन डीवी ने 1934 में ये बुक लिखा था।
उन्होंने क्या कहा था कि आर्ट एक बस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये एक एक्सपीरियंस होता है जो बहुत सारे इंटरैक्शंस के थ्रू बनाया जाता है। अगर आज आप एक वीडियो बना रहे हो और वो वीडियो में आप किसी चीज़ के बारे में स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो वो क्या होता है, आर्ट एज एक्सपीरियंस। 1934 है ना। इरविंग गॉफमैन ने क्या कहा था, परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक्स की जो है वो बात की थी, है ना। दी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1956 की उन्होंने बात की थी। कॉन्सेप्ट क्या था, एवरीडे लाइफ इज लाइक थिएटर। जो हमारे एवरीडे लाइफ है वो क्या है, वो एक थिएटर की तरह है। इंसान अपीयरेंस, ड्रेस, बॉडी लैंग्वेज, इन सब से आपको क्या करते हैं, आप क्या करते हो, खुद को रिप्रेजेंट करते हो हर एक दिन के लिए, है ना। 1956 में उन्होंने ये बुक लिखा था। आप कैसे खुद की जो इमेज है, आप कैसे अपनी इमेज को दूसरों को दिखा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट कर दिया है। साइम्यूल अराका का मतलब इमेज रिप्लेसेस रियलिटी, एस्थेटिक जजमेंट, ब्यूटी एंड टेस्ट, आर्ट एज एक्सपीरियंस किसने कहा था, डीवी ने कहा था कि आर्ट एक सोशल एक्सपीरियंस है। हॉल ने क्या कहा था, रिप्रेजेंटेशन मतलब आर्ट क्रिएट्स मीनिंग। विलियम्स, कल्चर इज ऑर्डिनरी, एवरीडे कल्चर मैटर्स। बुर्दो ने क्या कहा था, कल्चरल कैपिटल, टेस्ट रिफ्लेक्ट्स क्लास। मार्क्यूज ने क्या कहा था, एस्थेटिक डायमेंशन, आर्ट चैलेंजेस डोमिनेशन। बेंजामिन ने क्या कहा था, ऑरा ओरिजिनली लॉस्ट थ्रू रिप्रोडक्शन। और डॉर्नो ने कल्चर इंडस्ट्री के बारे में बोला था जहाँ पर आर्ट क्या हो जाता है, कमोडिटी हो जाता है। ठीक है, आर्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, कमोडिटी की तरह। लुकस ने क्या कहा था, रियलिज्म, आर्ट रिवील्स सोशल रियलिटी। मार्क्स ने क्या कहा था, आर्ट एंड आइडियोलॉजी के बारे में कहा था, आर्ट रिफ्लेक्ट्स क्लास रिलेशंस। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ लिख देना नीचे, और मैं तो हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों से मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे। बाय।